जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड के अंदर एक तरफ अपना चल रहा है शैक्षिक परिदृश्य, दूसरी तरफ अपना चल रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान साथियों, जिसके अंदर समायोजन का टॉपिक अपना चल रहा है। उसके अंदर आज अपन कुसमायोजन भी पढ़ने वाले मेरे साथियों, और समायोजन का टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना जल्दी? हाँ साथियों, कल एक 15 मिनट की क्लास ली थी, आज अपन लगभग आधे घंटे की क्लास में इसको पूरा कर देंगे साथियों। और ये जो साइको का डर है ना साथियों, इसको खत्म करने के लिए ही अपन ने ये सीरीज चलाई है, साइको वाली सीरीज चलाई है, जिसका पार्ट 2 है मेरे भाइयों आज, जिसमें एकदम जीरो लेवल से अपन क्लासेस शुरू कर रहे हैं मेरे भाइयों। पहले वाली आपने देखा होगा, सीधी सीधी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी साथियों, सीधा से इतना लिखना है शिक्षा मनोविज्ञान, रीट शिक्षा मनोविज्ञान, रीट मेंस शिक्षा मनोविज्ञान, आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप सीरीज देख सकते हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से साथियों अपनी पूरी पीपीटी रहेगी। कुसमायोजन, समायोजन के बारे में अपन ने कल पढ़ा है साथियों। अब साथियों देखो, इंग्लिश की बात करें, मैंने जिसको टाइपिंग वगैरह दी उन्होंने इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश का मुझे कोई आइडिया नहीं है साथियों। अगर मैं बात करूं तो जो उन्होंने लिखा वो लिखा है, अपने को हिंदी वाले से रखना साथियों। यदि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वह वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? कुसमायोजन कहेंगे। अगर व्यक्ति अपनी जो परिस्थितियां, जैसी भी परिस्थिति, उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है कि यार बात करें पड़ोसी के ऐसी चल रही है, अपने घर में तो पंखा ही है यार, वहां पर अगर वो ये देखे कि अपने घर में पंखा तो है लेकिन किसी और के घर में पंखा भी नहीं है, तब तो वो कहलाएगा समायोजन। लेकिन वो ऐसी को देख देख के अगर वो हो रहा है, विचलित हो रहा है उसका ध्यान, तो साथियों वो कहलाएगा आपके कुसमायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुसमायोजन कहलाएगा। कुसमायोजन के कारण हो सकते हैं, पहला कारण है वंशानुगत, जो माता पिता में भी वो वैसे गुण हो, दादा दादी नाना नानी उनमें जो गुण होते हैं वो के वो गुण पुत्र में, पोती में, दोहिते में वे भी आ सकते हैं, उसको कहते हैं वंशानुगत कारण। वो पूरे वंश में ही होते हैं साथियों, वो कि वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। शारीरिक कारण, किसी के शरीर में कोई ना कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो वहां के एनवायरमेंटल में, उस माहौल में नहीं ढल पाता है, शारीरिक कारण। व्यक्ति की प्रकृति संबंधी कारण, व्यक्ति की प्रकृति ऐसी होती है, चिड़चिड़ी होती है कि वो बहुत हर किसी से चिढ़ने लग जाता है। अगर घर में कोई मेहमान आए तो उससे भी चिढ़ने लगेगा, तो साथियों वो क्या है? व्यक्ति की चिड़चिड़ेपन की प्रकृति है, उससे भी इनका कुसमायोजित हो सकता है। वातावरण जन्य कारण, वातावरण के द्वारा उत्पन्न कारण भी कुसमायोजन बना सकते हैं व्यक्ति को। जैसे कि अचानक बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अचानक से गर्मी पड़ने लगी, तो वो क्या? वातावरण जन्य कारण की वजह से व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है साथियों। वातावरण अलग अलग हो गया, जो होना चाहिए वो नहीं है, और अलग से वातावरण है, तो उससे भी व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है। अगला देखो, कुसमायोजित व्यक्ति के निम्न मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है साथियों। निम्न प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है साथियों, समझना। काम में तो आपने बहुत लिए होंगे, कुंठा, द्वंद, अंतर्द्वंद, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश में भी लिखा हुआ साथियों। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, अब परिभाषा, सर हमें तो परिभाषा याद नहीं है क्या कहता है। आपको इतना सा ध्यान रखना, इस अवस्था में व्यक्ति विशेष यह अनुभव करता है कि उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई या प्रतिरोध उत्पन्न हो रही है, जो उसके सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करती है। उसकी कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है रीट मेंस में सिलेक्शन लेना, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है ना, तो वो कुंठा या भग्नाशा का शिकार हो जाता है। इसको कहते हैं साथियों भग्नाशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भग्नाशा भी कहते हैं साथियों। क्या कहेंगे? भग्नाशा भी कहते हैं। बार बार प्रयास कर रहे हो आप, पिछली रीट मेंस भी दिया आपने, अब की बार एक बार फिर दे रहे हो, पटवारी का दिया, वीडियो का दिया, बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन अगर सफलता नहीं मिल रही है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुंठा या भग्नाशा का शिकार हो जाता है साथियों। ये तरीके याद रखना, ये किताब में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको, ये अपने सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स में मिलेंगे साथियों, ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे। अगर बार बार प्रयास कर रहे हो फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप किसके शिकार हो गए? कुंठा या भग्नाशा के शिकार हो गए। अगला देखो, द्वंद, अंतर्द्वंद या फिर संघर्ष। जब व्यक्ति के सामने दो समान अवसर हो और चयन किसी एक का करना हो, तो व्यक्ति अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई देख लो, और आपका बात करें तो 2 पोस्ट लग गए, आप पटवारी भी बन गए, कल को 4th ग्रेड भी बन गए। अब सामंजस्य रहेगा कि मैं किसको ज्वाइन करूं, 4th ग्रेड को ज्वाइन करूं या पटवारी को ज्वाइन करूं। साथियों ये अंतर्द्वंद, ये 2 अवसर है आपके पास में, ये ज्वाइन करूं या ये ज्वाइन करूं, तो दोनों अवसरों में से एक को ज्वाइन करना, एक को चयन करना ही क्या कहलाएगा? द्वंद या अंतर्द्वंद कहलाएगा मेरे भाइयों। अगला देखो, दुश्चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी किसे कहते हैं साथियों? जब व्यक्ति के अचेतन मन में दबी इच्छा चेतन मन में आकर इसे परेशान करने लगे, तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। व्यक्ति के मन में पीछे की तरफ एक मन होता है साथियों, चेतन और अचेतन 2 प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन और एक तरफ होगा आपके अचेतन मन।
चेतन मन की बात करें साथियों, ये अपने 10% है पूरे मस्तिष्क का और ये 90% है पूरे मस्तिष्क का। जितने भी आपके जो इच्छाएं होती है वो पीछे है साथियों, जब आप याद करना चाहते हो तो वो सामने आती है। जो पीछे दबी हुई है ना उसको कहते हैं अचेतन मन, और जो सामने है उसको चेतन मन कहा जाता है। जब व्यक्ति के अचेतन मन में पीछे की ओर दबी हुई अवस्थाएं चेतन मन में आकर, सामने वाले मन में आकर के उसे परेशान करने लगे तो व्यक्ति दुश्चिंता का, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। आपकी कोई पीछे इच्छा दबी हुई है कि मुझे तो, अगर मैं तैयारी तो आरएस की करना चाहता था लेकिन ठीक है मैं रीट में पढ़ने लगता हूँ, फिर 2-3 लाइनें पढ़ते हो, फिर कहते हो यार मेरी तैयारी तो आरएस की होनी चाहिए थी लेकिन अब क्या करें, फिर पढ़ने। तो पीछे जो दबी हुई इच्छा है आपकी वो सामने आकर के आपको परेशान कर रही है, तो इसको कहते हैं एंजाइटी हो गई। एंजाइटी हो गई, कहते हैं ना बीमारी भी एंजाइटी हो जाती है। तो पीछे जो दबी हुई मन में जो इच्छा है वो आकर के आपको अभी परेशान कर रही है। जो कहते हैं ना टेंशन नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, वो सब बात करेंगे अपने। देखो तनाव, टेंशन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो इसे तनाव कहते हैं। समय की मांग, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एज हो गई है 30 एज हो गई सर, मेरी 30 एज हो गई है। अब समय की मांग है कि आपको इस समय तक गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, समय की मांग के अनुसार आपके कार्य नहीं हो पा रहा मेरे भाइयों, तो फिर वो क्या हो जाता है, व्यक्ति तनाव, टेंशन का शिकार हो जाता है। अगर तनाव, समय की मांग के अनुसार आपने एक टाइम टेबल बनाया कि 7 दिनों में मुझे पूरी की पूरी साइको करनी है सर, साइको करनी है, और 7 दिन हो गए पूरे आपसे साइको नहीं हुई, तो आप समय की मांग है 7 दिनों में पूरी करनी, लेकिन आप नहीं कर पाए तो आप क्या हो जाओगे साथियों, टेंशन का शिकार हो जाओगे, तनाव का क्या हो जाओगे, शिकार हो जाओगे साथियों। अगला है दबाव, स्ट्रेस किसे कहते हैं? जब व्यक्ति सफलता एवं असफलता के बीच अपने आत्मसम्मान एवं आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संघर्षरत रहता है तो वह दबाव का शिकार हो जाता है। सफलता व असफलता के बीच में झूलता ना व्यक्ति, अगर थोड़ा सा और पढ़ लूं तो सफल हो जाऊंगा, नहीं यार अब सो जाते हैं 2 घंटे तो सो के ही रह लेते हैं, दिन में सो जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो रीट मेंस के 90 दिन बाकी है, क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सफलता, सोना नहीं सफलता, और सो गया तो असफलता। तो साथियों इन दोनों के बीच की जो अवस्था है ना, जिन दोनों की सफलता और असफलता के बीच में व्यक्ति पिसता है, दबाव महसूस करता है, उसी को कहते हैं स्ट्रेस या दबाव। सफलता और असफलता के बीच की कड़ी है ना, जहां पर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संघर्षरत रहता है, तो इसी को कहते हैं अपन दबाव कहा जाता है साथियों। रिपीट मोड में भी देख लेना क्लास, अगर थोड़ा सा डाउट हो तो वापस पीछे जाकर के भी। अब कुसंयोजन से बचने के उपाय, रक्षात्मक युक्तियां साथियों, यहां पर ये साथियों प्रत्यक्ष वाले तो इतने नहीं है, अप्रत्यक्ष विधियां काफी मोस्ट रहेगी। व्यक्ति के अचेतन मन द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियां जो उसे तनाव से, दबाव से, भारी मानसिक रोगों से बचाती है एवं समायोजन स्थापित करने की सहायता देती है, इन युक्तियों को रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। जो व्यक्ति को तनाव से बाहर निकालती है, दबाव से बाहर निकालती है, कुंठा से बाहर निकालती है, भग्नाशा से बाहर निकालती है, द्वंद से, अंतर्द्वंद से बाहर निकालने का कार्य करती है, वो कहलाती है आपके रक्षात्मक युक्तियां। ये रक्षात्मक युक्तियां प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। प्रत्यक्ष का मतलब है हाथों हाथ उपाय कर दिया आपने, हाथों हाथ उपाय कर दिया, खून का बदला खून, प्रत्यक्ष उपाय है, खून का बदला खून लूंगा, साथियों ये प्रत्यक्ष उपाय है। लेकिन खून का बदला खून नहीं ले पा रहे हो, प्रिंसिपल ने आपको विद्यालय के अंदर चांटा मारा है, अब आप चाहते हो कि चांटा तो मैं मार नहीं सकता लेकिन मैं कुर्सी जरूर तोड़ के जाऊंगा, जब पूरी क्लास चली जाएगी मैं एक पंखा तोड़ के जाऊंगा, तो वो साथियों क्या है, अप्रत्यक्ष उपाय है आपका। प्रत्यक्ष, अगर किसी छात्र ने आपके चांटा मारा तो आप वापिस उसको मारते हो तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष उपाय। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने मारा, आप नहीं मार सकते, आप टेबल तोड़ दी, पंखा तोड़ दिया, वो अप्रत्यक्ष उपाय। तो प्रत्यक्ष उपाय क्या है, बचने के, बाधाओं को दूर करना, जो जो बाधाएं आपके सामने आ रही है ना उनको दूर करना। अगर इस रास्ते से मैं जा रहा हूं, यहां पे तनाव खड़ा है, तो मैं साथियों यहां से जाते हुए मैं रास्ता चेंज करके निकल जाऊंगा, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, अन्य मार्ग खोज लूंगा मैं। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, मेरा लक्ष्य यहां पर रीट मेंस है, यहां पर मेरा लक्ष्य रीट मेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि रीट मेंस इस रास्ते से जाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं मेरा लक्ष्य ही बदल देता हूं। सर मैं तो अब क्या करूंगा, मैं तो अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा, मैंने मेरा पूरा लक्ष्य ही बदल दिया साथियों। विश्लेषण का निर्णय, विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़े करने, टुकड़े करने हैं साथियों, टुकड़े करके उनका क्या करना है, आपको विश्लेषण यानी टुकड़े करे, फिर आपको सोचना है कहां कहां पर आपने गलती करी है, कहां कहां पर क्या करा है, कुछ करा है साथियों, ये विश्लेषण हो जाएगा। अप्रत्यक्ष उपाय साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो कि समायोजन का अगर सवाल बनता है तो यहां से बनेगा, अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके भी बात करेंगे साथियों।
अतृप्त इच्छाओं को अचेतन मन में दमाना, दमन। अगर आपकी कोई इच्छा आ रही है बार बार, वो पीछे से आकर के आपको परेशान कर रही है, अचेतन मन से सामने वाले मन में आ रही है, तो उसको वहीं के वहीं दबा दो कि भाई साहब नहीं करना तो नहीं करना। मैं आरएस बन जाता अगर थोड़ा और पढ़ लेता तो यार, अभी तो रेट की कर रहा हूँ, क्या करूँ, मुझे आरएस से कोई मतलब नहीं, मैं तो रेट के ही करूंगा। तो उन इच्छाओं को जो पीछे से आ रही है ना आरएस बनने वाली, उनको दबा दो वहीं की वहीं, तो वो कहलाता है दमन उपाय साथियों। कल्पना परवाह या दिवा स्वप्न, जो कार्य आपके समय पर पूरे नहीं हो रहे उनको आप कल्पना माइंड ही माइंड में देख के पूरे करता हूँ, क्या मैं ऐसा हो जाता तो वैसा बन जाता, अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता पिछली रेट में तो अभी मैं मास्टर जी बने रहता और स्कूल का माइन आराम मौज कर दो। तो साथियों वो सब चीज क्या है, अपने कल्पना परवाह, उससे अपन आनंद ले सकते हैं। वास्तविक जीवन में जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है उन्हें कल्पनाओं द्वारा पूर्ण करना ही क्या कहलाएगा, कल्पना परवाह कहलाएगा। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण क्या है, प्रोजेक्शन। जब व्यक्ति परिस्थितियों को दोषपूर्ण बताते हुए समायोजन स्थापित करता है तो इस युक्ति को कहते हैं प्रक्षेपण। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, कि आपने क्या कहा, परिस्थितियां दोषपूर्ण बता दी। यार पिछली रीट में तो ऐसा था कि लास्ट में पता है मेरे को क्या हुआ, लास्ट में 10 दिन तक तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। और वैसे वो जब परीक्षा आती है ना, एग्जाम आते हैं, जिसने तैयारी करी है सभी की हालत खराब होती है उस समय, लेकिन आप चाह रहे हो उन परिस्थितियों को दोषपूर्ण बता दो। मैं एग्जाम हॉल में गया, पता है बस में ऐसी भीड़ हुई, मेरे एग्जाम में लेट हो गया, फिर एग्जामिनर आया, वो बार बार साइन करवा रहा था, तो अपन उस परिस्थितियों को दोषपूर्ण बता रहे, अपनी तैयारी को नहीं बता रहे। तो साथियों वो क्या है, आपका प्रक्षेपण है, मतलब नाचने जाने आंगन टेढ़ा की बात कर रहे हैं। औचित्य स्थापन या तार्किकरण, साथियों औचित्य स्थापन, जब व्यक्ति पद अथवा वस्तु को ही दोषपूर्ण बताते हुए समायोजन स्थापित करता है कि अंगूर खट्टे हैं, पद को ही दोषपूर्ण बता दिया कि आप जिस पद पर हो ना उसी को दोषपूर्ण बता दिया और समायोजन स्थापित करने। यार रेट मेंस में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। पिछली बार आपकी रेट मेंस नहीं हुई है, इस बार आप तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त ने पूछा यार पिछली बार भी तैयारी तूने बहुत करी थी, क्या हुआ, अरे यार क्या रखा है रेट मेंस में, मैं तो सेकंड ग्रेड की कर रहा हूँ, बहुत शानदार नौकरी है सेकंड ग्रेड की। फिर चुपके चुपके रेट की भी कर रहा है साथ में, लेकिन वो कह रहा है कि परिस्थितियां ही दोषपूर्ण है, यानी ये जो पद है रेट का ये दोषपूर्ण है, उसको बता रहा है और उसके साथ साथ वापस क्या कर रहा है, समायोजन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। फिर विस्थापन या प्रतिस्थापन, साथियों विस्थापन की बात करें साथियों, जब व्यक्ति उचित स्थान पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो वह अन्य स्थान पर भावनाएं अभिव्यक्त करते हुए क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। अध्यापक ने डांट दिया छात्र को, तो छात्र क्या करता है साथियों, कुत्ते पर पत्थर फेंकने का हटाओ, इससे अच्छा ये रखो, छात्र क्या करता है, कुर्सी तोड़ देगा, कुर्सी तोड़ना या फिर पंखा तोड़ना, कुर्सी तोड़ना या पंखा तोड़ना। विस्थापन या प्रतिस्थापन, अपनी एक जगह फिक्स है, जैसे कि मान के चले विद्यालय गए आप सभी बचपन में गए हैं विद्यालय, तो साथियों विद्यालय गए तभी यहाँ पहुंचे हो, 10वीं क्लास के गए थे, 10वीं क्लास में आए, एक टीचर ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ मारने का कार्य करता है, डंडे मारने का काम करता है स्कूल में। वो क्या करता है साथियों, आपके नंबर कम आए, 10 में से आपके 0 आए, 1 आए, 2 आए, तभी तो मार पड़ेगी, 10 में से 10 के तो पड़ेगी नहीं, तो आपके 2 नंबर आए, उन्होंने मार लगाए आपके। अब आप औचित्य प्रतिस्थापन करना चाहते हो, लेकिन वहां तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे टीचर गया, लंच हुआ, लंच के अंदर आपने क्या करा, आपका बस कहां चला, कुर्सी के ऊपर चला, आपने 10 लात के कुर्सी तोड़ दी। अब कहोगे गुरुजी हमारे टाइम में तो कुर्सियां थी नहीं, तो आप पंखे की व्यवस्था करी, पंखा तोड़ दिया, चौक जो उस समय चौक से पड़ा था, चौक तोड़ के तोड़े टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तो वो साथियों क्या है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन भी कहलाता है। अपन अपना जो भावनाएं है ना, जहां व्यक्त करना चाहते वहां ना करके और कहीं पे व्यक्त करना। प्रतिगमन या प्रत्यागमन, जब व्यक्ति अपनी नवीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है तो वह पूर्व की परिस्थितियों में लौटकर समायोजन स्थापित करता है, इस युक्ति को प्रतिगमन कहते हैं। प्रत्यागमन यानी कि साथियों पूर्व की ओर जाकर के अपन क्या करते हैं, रोने लगते हैं। रीट मेंस में नहीं हुआ पिछली बार, तो मैं वयस्क हूं, बड़ा हूं, सब कुछ समझदार हूं, लेकिन मैं बच्चों की तरह जाकर के रोने लग जाऊंगा, खासतौर पे घर वालों के सामने। घर वाले पूछेंगे कि भाई रिजल्ट का क्या हुआ, तब व्यक्ति का बच्चों के समान रोना ही क्या कहलाता है, प्रत्यागमन या प्रतिगमन कहलाता है। व्यक्ति हुआ, तैयार हुआ, बढ़िया है एकदम, रीट मेंस में घर वाले कहते हैं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है कि अब की बार कर लेना, लेकिन उस समय जो रोना आता है साथियों, वो जो तैयारी करता है ना उसी को पता रहता है कि वो सिचुएशन क्या है, वो पॉइंटों से रहना क्या है, वो 1 नंबर से रहना क्या है सिचुएशन। तो पूर्व की अवस्था में छोटे बच्चे के रूप में, यानी पूर्व की अवस्था में जाकर के वो क्या करता है, समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। तादात्म्यकरण या आत्मीकरण, तादात्म्यकरण का मतलब हो गया दादा मानता है अपने आप को, क्या मानता है, दादा। जब व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर किसी और के गुण दोषों को अपनाते हुए समायोजन स्थापित करता है, इस युक्ति को तादात्म्यकरण कहते हैं। खुद के दोष वो सब भूल गया, किसी और के ही दोषों को मान रहा है, किसी और के दोष गुण को, खुद के अस्तित्व को भूल गया, यानी खुद को क्या मानने लग गया, वो सलमान खान मानने लग गया और उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। खुद को कोहली समझ रहा है और उसी के अनुसार क्या कर रहा है, अपना अस्तित्व भूल गया वो,
तादात्म्यकरण का मतलब है दादा मानना है, खुद का अस्तित्व भूलकर किसी और के गुण दोषों को अपना रहा है वो, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, युक्ति को तादात्म्यकरण कहते हैं। शोधन या मार्गांतरीकरण या उदात्तीकरण, जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्ति को मान्य प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करता है, इस युक्ति को अपन कहते हैं शोधन या मार्गांतरीकरण। क्रोधी बालक है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है उसको, उसने क्या करा, सेना में भर्ती कर दो भाई साहब इसको। ये क्या करा, बहुत जिद्दी लड़का, बहुत क्रोधी लड़का, इसको क्या करो, सेना में भर्ती कर दो और वहां अपना क्रोध दिखाने दो उसको। तो आपने क्या करा, समाज में अमान्य प्रवृत्ति है क्रोध करना, समाज में क्या है, अमान्य प्रवृत्ति क्रोध करना मान्य नहीं है समाज में, आपने उसको मान्य बना दिया। कहां, सेना में भेजकर, उस छात्र को सेना में भेजकर उस क्रोध का क्या करा, सही ठिकाने लगा दिया। भाई साहब बहुत जल्दी जल्दी इसको बात बात पे गुस्सा आता है, इसको सेना में भेज दो, बात बात पे गुस्सा आएगा, वहां अपने आप सरेंडर हो जाएगा, वो गुस्सा अपने दुश्मन पे निकालेगा। पलायनवादी व्यवहार, जो भी परिस्थिति उसे परेशान करती है उस परिस्थिति से वो पीछे छुड़ाकर समायोजन, कि भाई मेरी परिस्थिति है कि अगर मैं मान के चलो, आप जैसे परिस्थितियों की मैं बात करूं, सभी की ऐसी होती है कि रात को सोते समय अगर फोन लेकर के बैठ गए, अब पता है कि फोन अगर ले लिया तो 1 घंटे पहले नींद नहीं आनी, तो आपने क्या करा, उस फोन को ही साइड में, जैसे सोए बिस्तर पे गए, फोन को साइड में फ्लाइट मोड करके रख दिया, साइड में रख दिया, तो वो क्या है साथियों, पलायनवादी, पीछा छुड़ा लिया आपने, और वो क्या है, पलायनवादी व्यवहार, आपने उस परिस्थिति से परेशान होकर पीछा छुड़ा लिया। समझौतावादी, भाई साहब मन को तसल्ली दे दिया आपने कि यार जो हो रहा है सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक वस्तु अथवा परिस्थिति के स्थान पर किसी और वस्तु अथवा परिस्थिति से समायोजन स्थापित करना, वास्तविक परिस्थिति से अब रीट में नहीं लग पाए, 4th ग्रेड में लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, मौज है, आराम से घंटे बजाएंगे, मौज करेंगे। साथियों अगर ये क्या है, समझौतावादी है, मन में तो बहुत आ रही है कि यार रीट में उस समय में पॉइंटों से रहा था, 4th ग्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है, वापस तैयारी कर लेना, लेकिन अभी तो क्या करो, जो वस्तु है, जो परिस्थिति, उसमें मौज लो आराम से। अगला देखो, समायोजन के क्षतिपूर्वक उपाय। साथियों ये पूरे के पूरे अगर आप मेरे देख रहे हो नोट्स, तो अपने हस्तलिखित नोट्स है ना, उसी से लिए गए हैं पूरे, एक भी अक्षर इधर उधर चेंज नहीं करा है। और नोट्स अगर आपको भी लेने हैं तो आप मैसेज कर सकते हो 88 90 62 07 64, व्हाट्सएप पे मैसेज करना साथियों, और यहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथियों मैंने कहा था कि 2 तारीख तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 अक्टूबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आज लास्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट का, फिर कल से इसको चार्जेबल रखा जाएगा, 21 रुपये रखे जाएंगे कल से इसके, सिर्फ और सिर्फ साइको के। बाकी टीचिंग मेथड वगैरह के जो अपने चल रहे हैं वो पीपीटी में दे ही रहा हूँ सबको। देखो समायोजन के क्षतिपूर्वक उपाय, एक तो प्रत्यक्ष उपाय, व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर है उसी क्षेत्र में प्रयास करे। प्रत्यक्ष का मतलब क्या, खून का बदला खून, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश में ज्यादा समय दो, अपने आप तैयार हो जाएगी आपकी। समायोजन के क्षतिपूर्वक उपाय क्या है, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो तो इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आपके इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष उपाय। दूसरा अप्रत्यक्ष, यानी कि अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो तो दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा समय दो, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो तो आप हिंदी को ज्यादा समय दो, आप जीके को ज्यादा समय दो, जो इंग्लिश में नंबर कट रहे हैं आपके, वो नंबर आप दूसरे सब्जेक्ट में ले आओ। तो साथियों उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष उपाय। क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष उपाय। एक तो प्रत्यक्ष मतलब इंग्लिश में कमजोर है, इंग्लिश को ही पढ़ो। दूसरा अप्रत्यक्ष, इंग्लिश में कमजोर हो तो दूसरे सब्जेक्ट को फोकस करो। आक्रामक उपाय, प्रत्यक्ष तो है खून का बदला खून साथियों, अप्रत्यक्ष से किसी और तरीके से बदला लेना, कि भाई जैसे कि कुर्सी तोड़ दी, वो ऑफिस वाला है, वो अप्रत्यक्ष उपाय है। टीचर ने मारा, आपने कुर्सी तोड़ी, टीचर के जाने के बाद, वो अप्रत्यक्ष उपाय है साथियों। तो साथियों ये अपने कुछ समायोजन वगैरह के पूरी की पूरी समायोजन का एक अपना पूरा टॉपिक हो चुका है। ये अपना पूरा का पूरा कुछ समायोजन पर आधारित था, लेकिन अगर आपके सवाल बनता ना साथियों, तो आज की इसी क्लास से सवाल बनने वाला है। बता देता हूं कहां कहां से सवाल बनेगा। कुंठा भग्नाशर, इनसे एक सवाल आ सकता है साथियों, 5 जो है अपने दबाव वाले, ये 5 में से एक। फिर आता है अप्रत्यक्ष उपाय है ना, जो तादात्म्यकरण वगैरह, ये कल्पना परवाह, द्विआसोपन, दमन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन। यहां सवाल पूछेंगे आपसे कि एक टीचर है, टीचर ने बच्चे को मारा या टीचर ने बच्चे को डांटा, तो बच्चे ने कुर्सी तोड़ दी पीछे से, तो यह किस प्रकार का उपाय है, यह किस प्रकार का अप्रत्यक्ष उपाय है। तो ये किस प्रकार का है, जब बच्चे को डांटा, बच्चे ने क्या करा, कुर्सी तोड़ी, तो ये विस्थापन है। बच्चे का गुस्सा जहां पर होना चाहिए था वहां नहीं निकल के किसी और जगह निकल रहा है, तो विस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो यहां पर इस प्रकार के उपाय आएंगे। बच्चे का एक हुआ, जिस प्रकार से ऐसे पूछ लिया आपसे कि रेट 2022 का रिजल्ट आया और मोहन 0.50 से रह गया एग्जाम में पीछे, और वो छोटे बच्चे के समान फूट फूट कर रोने लगा, तो यह किस प्रकार का उपाय है, यह किस प्रकार का उपाय है मेरे भाइयों, प्रतिगमन या प्रत्यागमन, जहां पूर्व अवस्था में जाकर के वो क्या करता है, छोटे बच्चों के समान रोने लगता है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे साथियों। तो साथियों ये अपनी आज की क्लास थी।
अगर छात्रों को पसंद आ रही है साथियों तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक क्या बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, लाइक जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथियों कमेंट करना है प्यारा सा कि क्लास कैसी लगी है साथियों। तो साथियों इसी प्रकार के क्लास के साथ में साइकोलॉजी का पूरा कोर्स करवाया जाएगा शैक्षिक परिदर से, और जैसे अभी 2 क्लासें रेगुलर आने लगी है, अपनी अब तीसरी क्लास की व्यवस्था के तौर पर टीचिंग मेथड अपन शुरू करने वाले हैं मेरे भाइयों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।